बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जो 3 टॉप स्टोरीज डिस्कस करने वाले हैं, इनमें सबसे पहले बात होगी आईनी तरमीम के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी बतौर चीफ जस्टिस तैनात हो गए हैं। आज की हमारी सेकंड स्टोरी है कि हुकूमत ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ अब शिकंजा कस लिया है, घेरा तंग कर दिया है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे ईरान पर हमले का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। मुमकिन तौर पर इसराइल किन अहदाफ को निशाना बना सकता है या बनाएगा, क्या प्लान बनाया हुआ है, इस सब को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अपने नए चीफ जस्टिस के हवाले से। याहिया आफरीदी साहब, जो कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनकी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है और तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए है। अगर जस्टिस याहिया आफरीदी के करियर पर एक नज़र डाली जाए तो जस्टिस याहिया आफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज़ किया। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया और 30 सितंबर 2016 पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। अगर हम 28 जून 2018 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया आफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत भी की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में लार्जर बेंच का हिस्सा रहे और केस से मुतल्लिक फैसले में अपना इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का भी हिस्सा रहे और अब वो मुल्क के नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं। नए चीफ जस्टिस के टास्क, इख्तियारात, चैलेंजेस और वर्किंग से मुतल्लिक हम सबसे पहले बात करेंगे। बात करने के लिए मेरा पैनल मौजूद है। अपने पैनल का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब मौजूद होंगे, इफ्तिखार फिरदौस साहब और सज्जाद मीर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आदिल साहब, आपका रुख करती हूँ। हम देख रहे हैं कि याहिया आफरीदी साहब लीगल करियर बेहतरीन इनका है और इंतज़ामी उमूर का बाखूबी तजर्बा भी है। बताइएगा, क्या अथॉरिटीज़ इनके पास होंगी और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो दरपेश रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आईनी अदालत ही होगा नए चीफ जस्टिस के लिए। और अभी तो इख्तियारात की तस्सीम, चूँकि एक पूरा अदालती स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील हुआ है। अभी पहला मरला उसका हुआ है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर हुआ है। और सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि जो एक रिएक्शन की तवक्का की जा रही थी कि शायद वकला की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन हमने देखा कि उनकी तरफ से अब खैर मकदम किया जा रहा है नई चीफ जस्टिस की। दूसरी चीज़ ये है कि एक अच्छा जेस्चर जो है वो नए चीफ जस्टिस ने दिया। उन्होंने तमाम अपने जो बाकी कोलीग्स हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जो सच जाने वाले चीफ जस्टिस हैं जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा, उनसे मुलाकात की है। और इसके अलावा उन्होंने आज अपने जो मशावरत की है अपने स्टाफ से और अपना जो टास्क अपना जो है वो सेट किया है। लेकिन जो सबसे मुश्किल मरला उनके लिए आएगा जब आईनी अदालत जो है वो तश्कील दी जाएगी, क्योंकि आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो एक समाअत में जो थी कि अपना जो सुकून है वो एक हर बंदे का जो है वो आईनी हक है। ये एक केस की समाअत थी, मुलाजमीन की बरतरफी का एक केस था, 7 मुलाजमीन की। उस केस के दौरान जो मुलाजमीन के वकील ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये केस जो है वो आईनी बेंच को भेज दिया। यानी कि अब अगर वकला इस तरह के मामलात का सहारा लेंगे कि हर चीज़ चूँकि आइन के साथ लिंक होती है, और अगर जो बेंचेस हैं और मंसूर अली शाह जैसे सीनियर तरीन जज जो है वो अगर इस तरह केसेस आईनी बेंचेस को भेजने शुरू कर देंगे तो उससे एक बड़ा क्राइसिस मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें नज़र आ रहा है कि अगर एक तसलसल के साथ जो आम अदालती केसेस भी हैं वो भी इस तनाजुर में कि चूंकि ये इसको आइन के साथ लिंक होता है तो इसको आईनी अदालत देखेगी तो वो उसको भेज दिया जाएगा। तो जो इस वक्त 50,000 से ज़्यादा केसेस अदालतों के पास है वो सारा का सारा जो है केस आईनी क्राइसिस से निकलने के लिए। लेकिन आपको लगता है कि अगर प्रॉपर चैनल ना यूज किया गया तो मजीद क्राइसिस में इजाफा होगा? इफ्तिखार साहब, 40% ज़ेरे समाअत दरख्वास्तें आईनी बेंचों के हवाले होंगी, ये फैसला किया गया है। आपको लगता है कि आम आदमी को इससे रिलीफ मिलेगा? जो आईनी अदालतें हैं उसका एक पॉलिटिकल मकसद जो है वो जरूर है।
गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज ये बयानियां जो है वो बनाती रही हैं कि इसमें आम आदमी को जो है वो फायदा होगा, लेकिन कोर्ट के अंदर जो डिसरप्टिव फिनोमिनन जो है वो चल रहा है, और इसके अलावा जो इस मुल्क के अंदर जुडिशल पोलिटिसाइजेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉलिटिक्स के अंदर जब एक इम्पास क्रिएट हो जाता है और कोई निकलने का रास्ता नहीं होता, तो वो सारे केसेस जो है वो कोर्ट्स के ऊपर जो है वो लोड कर दिए जाते हैं, और ऑब्वियसली उसमें फिर कंट्रोवर्सीज भी होती हैं जो हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर और पूरी 26th अमेंडमेंट जो देखने में आ रही है, उसका एक पूरा जो है ये एक पोलिटिसाइजेशन का एक तसलसल है। तो जो 40% केसेस जो है आईनी अदालतों में जो है वो जानी है, वो ऑब्वियसली इसी तरह ही होगी जिस तरह जो अभी बताया गया कि इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी जो है वो केसेस अब इस तरह जो है वो रेफर होंगी, और कुछ कंट्रोवर्शियल होंगी, और कुछ के ऊपर ये कंटेस्टेशन होगी कि ये आईनी अदालत में जाना चाहिए कि ये रेगुलर अदालत में इसका जो है वो फैसला होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि आम लोगों को इससे जो है कोई फायदा होगा, बल्कि हुकूमत को खुद भी इससे जो है वो प्रॉब्लम होगी, और आगे जाकर जो कल भी हमने इस पे बात की और मजीद बात करते रहे हैं कि इसमें एक डिसीजन जरूर जो है वो आएगा, एक टाइम ऐसा आना पड़ेगा, और नजर आ भी रहा है कि इसमें मजीद जो है वो तरमीम की जरूरत पड़ेगी, मजीद तरामीम की ज़रूरत पड़ेगी। सजाद मीर साहब, आपको लगता है कि इसके लिए भी अब कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स मजीद बनाने की ज़रूरत है, SOPs तय करने होंगे कि कौन से केसेस आईनी अदालत देखेगी, कौन सुप्रीम कोर्ट देखेगी? यकीनन मसाइल पैदा हो सकते हैं जी, और होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह जुडिशरी तकसीम हो चुकी है, अब उस तकसीम को किसी और अंदाज में पेश किया जाएगा। यही एक आईनी अदालत है कि एक केस है, वो ये कहा जाएगा कि ये आईनी अदालत सुनेगी कि वो अदालत सुनेगी। कल ही इसका मजाक उड़ाया जाना शुरू हो गया था, एक बेंच ने तो मजाक उड़ाया था, हंसी भी उड़ाई थी कि चलिए ये हमारी छुट्टी हुई, अब इसे आईनी अदालत के पास लेके जाएं, ये सब कुछ होगा। और लेकिन दो उनके मकासद थे, अगर हुकूमत के तो 2-3 मकासद थे। एक तो शायद वो जस्टिस मंसूर अली शाह को और मनीब अख्तर को लाना नहीं चाहते थे, और शायद मैं नहीं बल्कि लाजमी बात है, उसकी वजह उनके बहुत सारे खत्तो किताब भी थी, और उनका कुछ एटीट्यूड भी था, अप्रोच भी थी, जो गालिबन पसंद नहीं आ रहा था हुकूमत को, और वो साफ नजर आ रहा था कि वो उनको नहीं लाना चाह रहे। ये नहीं कि जस्टिस जज अफरीदी उनके बहुत चाहते हैं, बल्कि ये सूरत पैदा हो गई थी कि उनके लिए यही एक ऑप्शन बचा था कि इनको वो आगे लाएं। और ये भी उन्होंने नुक्ता रख दिया था कि अगर वो नहीं माने, जैसे एक बार से पहले नहीं माने थे वो, जब ये तय हुआ था कि 3 बंदों का कैसे किया जाएगा, तो उस वक्त चौथे बंदे को लिया गया था, तो उन्होंने ये ऑप्शन अब भी रखा था। तो ऐसी सूरत में ये समझना कि कुछ मामला सीधे चलेगा मुश्किल हो जाएगा। एक मसला तय हो गया उनका, दूसरा मसला जो तय था वो जजों की नई अपॉइंटमेंट का है। वो अपॉइंटमेंट भी होगी, तादाद कानून क्या बनता है, कितने जज रखे जा सकेंगे, वो भी आएगा। आईनी अदालत का मसला यकीन तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट मसला बनेगा, और उस मसले के जरिए से फिर ये बात जो बार-बार आएगी क्रिएट होगा, उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। सजा साहब, आपने एटीट्यूड की बात की, अगर देखें आदिल साहब, यहिया अफरीदी साहब का जो एटीट्यूड था, अगर हम माजी से भी मिसालें ले लें, तो उन्होंने हर मामले में अपने आप को कभी भी बाइस्ड नहीं रखा, कभी भी मुतनाज़े नहीं रहे। आपको लगता है कि अपोजिशन के हवाले से गैर सियासी रहेंगे नए चीफ जस्टिस? देखिए, अब जो माजी के अभी माजी करीब में जितने भी फैसले हुए हैं, जो उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी राय को जो है वो मुकद्दम रखा है। उन्होंने किसी जो बड़ी यानी कि वाज़ा लकीर थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 2 वाज़ा ग्रुप थे कि एक जस्टिस काजी फाइज़ ईसा थे, उनके तरफ जो जजों का रुझान था, और एक दूसरी तरफ जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ रुझान था। तो उन्होंने इन 2 माइंड सेट के अंदर अपने आप को अपनी एक अलहदा जो है वो शनाख्त रखी, और ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में वो कोशिश करेंगे कि आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें चलें। लेकिन मसला सिर्फ चीफ जस्टिस के जो काम करने या वर्किंग के स्टाइल का नहीं है, मसला यह है कि बाकी जजेस का बिहेवियर किस तरह से होगा, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। जैसे आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बज़ाहिर तो जो है नए चीफ जस्टिस की तकर्री पे कोई जो है वो सवाल नहीं उठाया, ना उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया, लेकिन उन्होंने एक अनॉर्मल केस को ये कहकर भेज दिया कि चूंकि इसमें आईनी सवाल उठाया गया तो इसलिए ये आईनी बेंच सुनेगा।
इस तरह का जो बिहेवियर है, अगर ये सिर्फ जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह, ये 2 जजेस एक बेंच में शामिल थे, इसके अलावा जो बाकी बेंचेस हैं उसमें से अगर जजेस ने इसी किस्म का बिहेवियर शो किया तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो बनेगी और चीफ जस्टिस के लिए सबसे बड़े मसाइल इसी वजह से पैदा होंगे। तो रूल्स ऑफ बिजनेस जो है, सुप्रीम कोर्ट को अपने जो रूल्स हैं उसको तय करना होगा और उसमें ये क्राइटेरिया सेट करना होगा कि किस किस्म के केसेस जो है वो नॉर्मल कोर्ट सुनेगी और कौन से केसेस जो है वो आईनी बेंच में जाएंगे। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है खत्म हो जाएगा ना, फिर किसी का अपना पर्सनल डिसीजन नहीं रहेगा कि कौन से केसेस कहां पे जाने हैं। इफ्तिखार साहब, आप मुझे बताइएगा कि वकला ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। अपेरेंटली हमें लग रहा था कि वकला इतना वेलकमिंग नहीं रहेंगे, जैसे उन्होंने मुल्कगीर तहरीक चलाने का भी ऐलान किया था। तो आपको लगता है कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती मुकन्नना और अदलिया के तनाज़ात की बर्फ पिघलने की नवीद सुनाएगी? देखिए, ये तो जस्टिस सियाया साहब की जो लेगेसी है, और जब वो पेशावर हाई कोर्ट में भी थे, यहाँ पर चीफ जस्टिस थे और उनको पर्सनली भी जो है मैं जानता हूँ, तो उनका जो किरदार हमेशा रहा है वो हमेशा अनबायस्ड रहा है और वो काफ़ी प्रोफेशनल है। लेकिन जो अदलिया के और वकला के लिहाज से जो आपने जो बात की है, वो ऑब्वियसली चीफ जस्टिस को, जिसके साथ उनके केस भी लगने वाले हैं और जिनका इमेज जो है वो अनटार्निश्ड है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके खिलाफ जरूर वकला जो है वो खड़े होकर जो है वो बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी कहना जो है वो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट की जो एक सोच है या उस तरफ से जो अगर एक बयानिया जो है वो डेवलप होते हुए नज़र आ रहा है कि हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसमें कहा गया है कि अब ऑपोजिशन का जनाजा निकलेगा या ऐसी चीज़ें होंगी जिसके अंदर जो शायद जो पार्टीज ऑपोजिशन में हैं उनका जो है वो पड़ला जो है वो भारी बाकी नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की बातें भी जो है, ये जो हनीमून पीरियड है, ये भी बहुत जल्दी जस्टिस याया के साथ जो है वो एंड हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ और जहाँ तक उनके करियर का सवाल है तो वो अनबायस्ड रहेंगे। और अगर कोई ऐसी चीज सामने आती है जो आईन के खिलाफ रहती है या कोई ऐसी चीज सामने आती है जिसको रूल्स एंड रेगुलेशंस या विभाग के जरिए बदलना चाहे, तो मेरे ख्याल में ये समझना जो है ये गलत होगा कि वो किसी प्रेशर के नीचे आ जाएंगे और शायद ये आगे किसी और कंट्रोवर्सी को जो है वो जन्म देंगे। सजाद साहब, आपको भी यही लगता है कि अनबाइस्ड रहेंगे, जिस तरह से माजी में भी हमने देखे याह्या अफरीदी साहब अनबाइस्ड रहे, और इसके साथ साथ ये भी कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अब आवाम को रिलीफ मिलेगा और रिलीफ में तवातुर रहेगा, जो डिले आ रहा था वो नहीं होगा। आपको भी ऐसा लगता है कि आवाम को अब रिलीफ मिलेगा और कम वक्त में रिलीफ मिलेगा? देखिए, तवक्कुआत तो काफी फाजीसा से बहुत थी, ये नहीं कि वो तवक्कुआत तो पूरे नहीं उतरे। हुआ ये है कि अदलिया में एक ऐसा क्राइसिस क्रिएट कर दिया गया, एक ऐसा बहरान पैदा कर दिया है जिसने सबको इन्वॉल्व कर दिया है। जैसे मंसूर अली शाह बुरे जज नहीं है, बहुत अच्छी रेपुटेशन के जज हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में वो पैदा हो गए हैं कि शायद वो एज एडमिनिस्ट्रेटर ये नहीं कि हुकूमत को सूट ना करते, बल्कि ये कि पूरे निज़ाम अदल ही को सूट ना करते। तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस सूरत हाल का असर कुछ भी पड़ सकता है। अभी आईनी अदालत बननी है, अभी ये तय होना है कि उसके बाद जजों ने कैसे बिहेव करना है, अभी नए जज इंडक्ट होने हैं, अभी ये तय होना है कि जजों की तादाद कितनी होगी और कहाँ कहाँ से जज आते हैं, और नया जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर में सब लोग किस तरह बिहेव करते हैं, ये सब देखा जाएगा। और मुल्क की सियासत और उस सियासत के जो असरात अदलिया पर पड़े हैं, उन तमाम असरात का अगर इस तरह कंटिन्यू करते हैं तो मसाइल पैदा होने का अंदेशा है, जो ठीक फरमाने साहब, और उसका अंदेशा है। लेकिन मेरे ख्याल में इस बात की हमें तवक्को रखनी चाहिए कि नए चीफ जस्टिस साहब इस बात की पूरी कोशिश करेंगे। और मेरी ख्याल में ये जब काजी फाइज साहब आए थे तो उन्होंने भी पूरी कोशिश की थी। 8-5 के फैसले से पहले बहुत सी बातें बेहतर तौर पर बेहतर अफ़ाम तफ़हीम से तय हो रही थी, लेकिन 8-5 के फैसले के बाद लोगों के मूड ही बदल गए और जजों के करीबी हलकों ने और कुछ पोलिटिकल पार्टी ने कहना शुरू कर दिया कि काजी फाइज साहब जाएंगे तो हम बिल्कुल निजाम को तलपट कर देंगे, हम खोल देंगे सारे पुराने केसेस और ऑडिट होगा और हुकूमत बदल जाएगी। देखिए, ऐसा हुआ नहीं करता, ना एस्टेब्लिशमेंट ऐसी बर्दाश्त करेगी, ना हुकूमत ऐसा बर्दाश्त करेगी। अगर आप कहेंगे कि हम तीर मार के आपको खत्म कर देंगे तो वो अपने दफा में ढाल तो खड़ी करेंगे। तो ये तो होता है, और यही विदिन अदलिया हुआ है कि जब 8 जजों ने इतना स्टैंड लिया
हाँ। के ओपिनियन को सुना ही नहीं, और उसके साथ ही उन्होंने एक फैसला जारी कर दिया जिसको वेबसाइट पे भी दे दिया, लेकिन जो ओपन कोर्ट पे सुना भी नहीं और दोबारा जारी कर दिया, फिर खत किताबें शुरू कर दी। तो ये सूरत हाल सारी इसी से बहरान पैदा हुआ, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। आदिल साहब, सवाल ये भी है कि अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद और आईनी अदालत के कयाम के बाद चीफ जस्टिस के पास जो पहले अथॉरिटीज होती थी, क्या वही अथॉरिटीज अब होंगी? देखें, एक तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ये आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच है। आईनी बेंच, जी। आईनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस जितने आइन से मुतल्लिका फैसले, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशल एक्टिविज्म हमें नजर आ रहा है इफ्तिखार चौधरी के दौर से के बाद से, उसका जो बुनियादी फोकस था वो आईनी मुकदमात में। इसमें कई वज़ीर आज़म घरों को चले गए, उनको किसी को ब्लैक लॉ डिक्शनरी के जरिए घर भेज दिया गया, किसी को जो है वो फायदा पहुंचाया गया मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर। जैसे 63A का फैसला था, उससे एक जमात को फायदा हुआ और बाकी कुछ जमातों को उसका नुकसान हुआ। जैसे मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला था, उसके हवाले से आउट ऑफ द वे जाके एक पॉलिटिकल जमात को फायदा दिया गया। तो ये जो अदलिया के अंदर एक सियासी अंसर है, वो आप देखते हैं कि वो किस हद तक खत्म हो पाएगा अगर जो चीफ जस्टिस की सरबराही में जो बाकी जो जजेस हैं उनका काम सिर्फ जो रूटीन के मुकदमात हैं, फौजदारी मुकदमात हैं, जो दिगर मुकदमात हैं, वो अगर सुनना है, और सिर्फ जो आइन रिलेटेड मुकदमात हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस मुल्क के अंदर पैदा होता है, जिसकी वजह से हुकूमतों को मुश्किलात आती हैं। अब फैसला तो ये हुआ है कि कंटिन्यूटी बरकरार रखी जाए, और इस कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए जो अदलिया का जुडिशल एक्टिविज्म था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। इफ्तिखार चौधरी के बाद से हम देख रहे हैं कि मुसलसल अदलिया जो है वो तमाम निज़ाम के ऊपर हावी हो गई थी। पहले 58(2) थी, सदर ममलिकत एक इख्तियार था कि वो किसी भी हुकूमत को घर भेजते थे। अब उसके बाद अदलिया ने जो है 184(3) के तहत वही सारे इख्तियार अपने पास ले लिए थे। ये सारा सिस्टम एक जिसे कहते हैं ना कि वो एक निजाम दरम बरम होकर रह गया था। सिर्फ अदलिया, सिर्फ पॉलिटिकल मामलात नहीं थे, बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो अदलिया के फैसलों की वजह से खराब हुए। स्टील मिल को देख लें, स्टील मिल का जो अगर वो उस टाइम नीलाम हो जाती तो जिस तरह से वो ब्लीडिंग कर रही है, जिस तरह से वो मईशत के ऊपर बोझ बनी हुई है, तो वो नहीं बनती। अरबों रुपए के केसेस हैं जो अदलिया में जो है लटके हुए अदलिया की वजह से। तो इसलिए चीजों को स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि अपनी 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीजें स्ट्रीमलाइन होती हुई हमें नजर की। कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ यकीनन अभी एम्बिग्युइटीज हैं जो कि क्लियर होने बाकी हैं, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब मामलात कुछ बेहतर होंगे। नाजरीन, वेलकम बैक। नाजरीन, साइबर क्राइम में मुलविस अफराद अलर्ट हो जाएं, क्योंकि वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी? मुलविस अफराद को 5 ta 15 साल भारी जुर्माना होगा और साथ ही साथ सजा भी होगी। तो आदिल साहब, हमने देखा कि अब बाकायदा तौर पे रूल्स की मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्तलिफ मेजर्स लिए गए, ट्विटर को बंद किया गया, फायरवॉल लगाई गई, लेकिन प्रोपेगेंडा किसी सूरत रुकता हुआ नजर नहीं आया। आपको लगता है कि अब की बार सद्जवाब हो सकेगा? देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है, और तकरीबन 80 से ज़्यादा ममालिक हैं, जिसमें चाइना भी शामिल है, जिसमें कोरिया भी शामिल है, ईरान है, इस तरह के और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर सोशल मीडिया की जो है वो इसी तरह पाबंदियाँ लगी हुई है। कोरिया के अंदर तो जो है मुकम्मल पाबंदी है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि जो फेक न्यूज़ है एक तो जानबूझ के फैलाई जाती है और कुछ लाशऊरी तौर पे लोग फॉरवर्ड करके फैलाते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि लाहौर में एक साहब ने बैठ के एक बरतानिया की एक खबर जो है वो ट्वीट पे सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसकी वजह से बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर हंगामे फूट पड़े थे और वहाँ पे मसाजिद पर हमले हुए थे। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। अब इसमें ये जो नया जो बनाया है इन्होंने इदारा, ये 11 माह से जो है वो 2023 में इसकी अप्रूवल थी निगरान सेटअप के अंदर, और तकरीबन 11 साल से ये फाल नहीं हो सका था। अभी भी सैकड़ों केसेस जो है वो पड़े हुए हैं जो FIA के पास,
और जो अभी हम हाल ही में लाहौर के अंदर जो वाक़या हुआ, जो इंसिडेंट हुआ और जिसकी बुनियाद पर एक तलबा ने जो है वो एक हंगामा बर्पा किया, तोड़फोड़ की। मैं तो उन तलबा की जो कुछ तलबा के मैंने बयानात सुने, मैं उन बयानात को सुन के ऐसा लगता है जिसमें उन्होंने टारगेट करके ये सारा कुछ किया है। इवन कि उन्होंने एक इदारे को इन्वॉल्व करने की कोशिश की कि माजी में ऐसे इस इदारे की तरफ से हुआ था और अब ऐसे हुआ, तो लगता था कि प्लान प्रोपेगेंडे के तहत ये सारा कुछ हुआ है। तो पाकिस्तान नहीं, सारी जगह पे ये इश्यूज हैं। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, इसके अंदर कानून साजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हुकूमत को चाहिए, अब देखें सोशल एक्ट्स पे पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद तमाम लोग गैर कानूनी तौर पर जो है वो VPN लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर असूली तौर पर देखा जाए तो अगर आपके मुल्क में किसी चीज पर पाबंदी है तो उस पर एक्शन भी हो सकता है, लेकिन इदारे एक्शन अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दिया, लोग लेने भी नहीं चाहते लोग जो है इदारे। और दूसरी चीज ये है कि जो सोशल मीडिया है वो आप उसके ऊपर बंद आप उस तरह से बांध नहीं सकते। लोगों के लिए बहुत एक वसी जो है वो समुंदर है जिसके अंदर जो है वो ये सारा है। और जब एक से जानिब आजादी इज़हार राय और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि फेक न्यूज फैलाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्या लगता है कानून साजी कितनी जरूरी है और जो वफाकी हुकूमत की जानिब से अब ये एक्शन लिया जाएगा कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, जो स्टेट है और जो उसकी ऑक्सिलरीज हैं जो फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम लॉज को कम्बैट कर रहे हैं, और उनके जो आमाल हैं और जो लॉज हैं, जो अमली तरीक़ाकार है, उसमें काफ़ी फ़र्क जो है वो वाज़ेह है। जैसे आदिल साहब ने जो है इस तरफ वो इशारा भी किया कि एक्स जो है वो बंद है, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस, फॉरेन ऑफिस सब जो है अभी भी एक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये नहीं कि सिर्फ पब्लिक जो है वो VPN लगाकर जो है वो एक्स इस्तेमाल कर रही है, बल्कि हुकूमत वो सब जो है अभी भी डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक्स के ऊपर ही आ रही है। वो तो रही एक बात। दूसरी बात, सिर्फ कानून लागू करने से मेरे ख्याल में ये मामला जो है वो हल नहीं होगा। इसके लिए आपको जो ऑनलाइन लिटरेसी है, लोगों को समझाना पड़ेगा कि जो साइबर स्पेसेस हैं उनकी मिसाल जो है सोशल स्पेसेस की तरह ही है। जब आप घर में बैठकर जो है जिस तरह अपने जो है वो वज़ा का जो है वो तरीक़ाकार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, वैसा ही ऑनलाइन स्पेसेस का भी कॉन्सेप्ट है। और फेक न्यूज़ जो प्रॉब्लम है, फेक न्यूज़ के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ या हक़ाइक़ उसमें काफी डिले रखती है। इदारे इस बात के लिए जो है वो, बतौर सहाफ़ी मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो इदारे के पास उससे रिलेटेड या तो स्पेसिफिक मालूमात नहीं होती, वो पब्लिक से जो है वो उन लोगों के ऊपर रिलायंट होते हैं जो फर्स्ट ऑब्जर्वर्स होते हैं, या फिर इदारे को इजाजत नहीं होती कि वो बैठकर जो है वो जल्दी से किसी चीज का जो है मौक़िफ़ जो है वो तैयार करके पब्लिक को जो है वो आगाह करे। तो जब तक इसके बारे में लिटरेसी नहीं होगी कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वो होते क्या हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान के अंदर नहीं, वो ग्लोबल भी है। लेकिन मैं ये लगता है ऑनलाइन लिटरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी का भी है, लेकिन नीयतें जो हैं वो तो लिटरेसी से बहुत आगे की बात हो गई ना जी। हम नीयतों पे भी डिपेंड करता है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। और हमारी नीयत ठीक ना हो, जैसे कि ये लाहौर के स्कूल का मसला है, जब तय कर लिया गया कि एक स्कूल के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, मैं तो हैरान रह गया कि एक ही दिन एक ही वक्त में उस स्कूल की मुख्तलिफ ब्रांचेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा एक ही तरह का हुआ। बूरे वाली, विहाड़ी, गुजरात, झेलम, मुख्तलिफ शहरों के बारे में प्रोपेगेंडा हुआ। मैं समझता था कि मुख्तलिफ औकात में हुए, लेकिन वो एक ही वक्त में हुए और एक ही तरह के प्रोपेगेंडा हुए। ये शायद इसके क्या कह सकते हैं कि ये बदनीयती से कुछ सारे काम करना चाहता है। तो बदनीयती का ताल्लुक कोई इल्म से नहीं है, पढ़ने लिखने से नहीं है। अब इनके जो घेरा तंग कर दिया गया है और सजाएं भी मुतय्यन कर दी गई हैं, जुर्माने भी होंगे, आप इस एक्ट को किस तरह से देख रहे हैं? देखें, असूली बात तो ये है कि हम इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर बड़ी बड़ी हमाकतें सरजद होती रही हैं। हम बहुत केस करते हैं कि आज़ादी इज़हार खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन खतरे में पड़ जाएगी जिस मानों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे उसका इलाज बताइए ना जी, कि आज़ादी इज़हार के नाम पर आप झूठ बोलते हैं, उसका क्या इलाज है?
वो इकबाल ने कहा था कि आजादी अफकार है इब्लीस की इजाद, तो ऐसे तो नहीं कहा था वो, इन्हीं मानों में कहा था। आप जब कोई आजादी इजहार का जिक्र करना चाहते हैं या आजादी अफकार का जिक्र करना चाहते हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप झूठ बोलने का लाइसेंस मांग रहे हैं। और देखिए, बड़ी एक सीधी बात है, मैं अक्सर कोट करता हूँ, एक बात कहता हूँ कि मैं जिम्मेदार हूँ तो मैं आजाद हूँ, और अगर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ तो मैं आजाद नहीं हूँ। दुनिया में आजादी का कोई तस्वर ऐसा नहीं जो जिम्मेदारी के बगैर हो, और बगैर जिम्मेदारी के मैं अगर हाँकता रहूं इधर उधर की बातें, तो उसको रोकने के लिए, उसको संभालने के लिए कोई तो तरीका होना चाहिए ना जी। बिल्कुल, मैं नहीं कहता पाबंदी। आजादी इजहार राय बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके लिए भी आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको तहकीक करनी पड़ेगी। सब बगैर तहकीक के फेक न्यूज फैला देना इस आड़ में कि ये आजादी इजहार राय है, ये तो सरासर गलत है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। और ये मैंने जैसे कहा था कि जब से पैसे का अंसर शामिल हुआ है, उसके बाद से जानबूझकर ऐसी स्टोरियां घड़ी जाती हैं जिससे जो है वो जो जिसे कहते हैं कि एक पैनिक होता है माहौल, और लोगों की राय में ये जो फेक न्यूज़ है, लोगों की जो राय है उसके ऊपर असरअंदाज होती है। और कभी कभार क्या ये सियासी फायदा हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है? हम देखें जी, बिल्कुल सियासी फायदा। आप किसी की किरदार कशी करते हैं, जैसे बहुत सारे हमने फेक वीडियोस देखे हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के हवाले से थे। पंजाब की वजीर इत्तलात के हवाले से जो एक फेक वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई थी, इस तरह की और बहुत सारी जो है वो फेक न्यूज़, फेक वीडियोस जानबूझकर बना के प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरे पॉलिटिकल शख्सियात की किरदार कशी की जाती है और उससे पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया जाता है। ऐसे अल्फाज और जुमले जोड़ दिए जाते हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी के अंदर जो तासुर है उस पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से, उस पॉलिटिकल शख्सियत के हवाले से, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पैदा होता है। और ये हमने देखा एक वक्त पर तो ये भी कोशिश हो रही थी कि जो रूटीन का मीडिया यानी कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके हाथ पांव बांध दिए जाएं और सोशल मीडिया को प्रमोट किया जाए। अगर ऐसा हो जाता तो आप अंदाजा करें कि इस वक्त सोशल मीडिया कंट्रोल में नहीं आ रहा, अगर सारे मामला तो उस तरह से जाते जिस तरह साबिक हुकूमत या कुछ और इदारे के अंदर बैठे अफराद जो है वो सोच रहे थे, तो उसके बाद क्या हालात होते। अब ऐसा इंटरनेशनल मीडिया में आदिल साहब, अगर हम इस पार्ट का क्रक्स निकालें तो हम अपने नाज़रीन को अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से यही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया इस्तेमाल जरूर कीजिए, सोशल मीडिया पे खबरें भी देखिए, आप सुनिए भी, लेकिन जब तक तहकीक ना कर लें उस पर आप प्लीज अपनी कोई राय मत दें, और ना सिर्फ राय दें बल्कि उस पर रिएक्शन भी मत दें। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम रुख करेंगे आलमी मंजरनामे का, देखते हैं कि ईरान की जानिब से क्या कहा गया है और इसराइल ने क्या टारगेट सेट किया है ईरान पर अटैक करने के लिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू डायरेक्ट लाइन। नाजरीन, इसराइल ने ईरान पर हमला करने का मंसूबा तैयार कर लिया है और उन्होंने अपने अहदाफ भी मुतय्यन कर लिए हैं कि कहाँ कहाँ पे अटैक किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। अपेरेंटली कहा जा रहा है कि इसको बड़ा सीक्रेट रखा जा रहा है। सजाद साहब, एक जानिब ये है कि मंसूबा बड़ा सीक्रेट रखा जाएगा और जो ओहदेदारान हैं, सिर्फ चंद ओहदेदारान, उनको ये बताया जाएगा। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि ईरानी ओहदेदारों के रिहाइशगाह पे अटैक किया जा सकता है, तेल की तनसीबात पे अटैक किया जा सकता है, फौजी तनसीबात भी निशाना हो सकती हैं। सजाद साहब जी, असल में देखिए जी, उनको जिस जगह पे हमला करना चाहते हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम तो है। बस अगर तेल की तनसीबात पे हमला करते हैं तो उसके नतीजे के तौर पर जो असरात होते हैं वो पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका तक फैले होंगे और पूरी दुनिया की मईशत पर उसके असरात पड़ेंगे। इसलिए अमेरिका भी उनको मशवरा देता है कि उनकी तेल की तनसीबात पे हमला ना किया जाए। एटमी असासों पर या उनकी रॉकेट बनाने की सलाहियत पर हमला करना जो है वो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है कि जवाब के तौर पर वो भी इसराइल की इन्हीं तनसीबात पर हमला करने की कोशिश करेंगे जो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। चुनांचे यही कहा जा रहा है कि मनसूबाबंदी जो है बड़ी खुफिया रखी जा रही है। ईरान के कौंसल जनरल ने पिछले दिनों एक मुलाकात में, चंद लोग थे, उस मुलाकात में ये कहा कि ये ब्लफ कर रहा है इसराइल, इसकी अभी हिम्मत नहीं कि हमला करे। ये उनका ख्याल था। उनका ख्याल था कि वो ज़्यादा दुनिया में एक खौफ और राज की सूरत पैदा करना चाह रहा है और मेरा ख्याल में ईरान भी कई मामलों पर तैयारी कर चुका है कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा।
इसका रिजल्ट ये नहीं होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है और किसको पता मिलती है किसको पता नहीं मिलती है। उसके पीछे अमेरिका है, बड़ी ताकत है, आला तरीन असला है। ईरान के पास तो कुछ सब कुछ इंडिजिनस है। हो सकता है कि चीन और रूस से उसे कुछ हासिल हो गया हो या हासिल हो जाए, या उसने इंडिजिनसली बहुत सी चीज़ें तैयार कर दी हैं। खासतौर पर उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी खासी आगे जा चुकी है, वो उसको इस्तेमाल भी करे। लेकिन इस सारी सूरत हाल का असर ये होगा कि पूरा मशरक़ वस्ता जो है वो एक अजीब हंगामों की जद इसी में आ वजह से जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ये भी कह रहे हैं कि इसराइल इस तरह का जवाब दे कि खित्ता इससे ज़्यादा मुतासिर ना हो। एक जानिब हम देख रहे हैं इफ्तिखार साहब के मुसलसल पुश्त पनाही कर रहा है अमरीका, दूसरी जानिब कह रहे हैं आप अटैक ज़रूर करें लेकिन ज़रा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए कि खित्ते में कशीदगी ना हो। आपको लगता है कि अगर अमरीका इसराइल की पुश्त पनाही छोड़ दे तो इसराइल इस तरह से लड़ सकता है, इस तरह से बर्बरियत फैला सकता है जिस तरह से फैला रहा है? देखिए, एंथनी ब्लिंकन जो है वो आज भी इजराइल में, और समझा ये जा रहा था कि जब वो यहाँ से निकलेंगे तो इजराइल जो है वो अटैक करेगा, और वो उसको कंबाइन किया जा रहा है उनकी जो रिलीजियस कैलेंडर है उसके साथ। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का जो है वो ताल्लुक है, वो ऑब्वियसली इजराइल जो है बाय एक्सटेंशन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक नतीजा है। अगर तो अमेरिका की तरफ से जो है कोई ऐसे इकदाम सामने आते हैं जो लगता नहीं कि उनको रोका जाए, तो शायद इसमें कोई इम्पेडिमेंट जो है वो सामने आ जाए। लेकिन अब उसका बरअक्स हो गया है, बल्कि अमरीकी जो थिंक टैंक्स हैं और जो उनके पॉलिटिशियंस हैं वो तो अब इस बात पे सोच रहे हैं कि वो इतना इजरायली लॉबी जो है वो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के पॉलिटिक्स में इतना जो है वो डोमिनेंट है कि अब वो डिसाइड करते हैं कि कौन जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा और कौन नहीं बनेगा और किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर रोका जा सकेगा। इस टाइम पर सिर्फ मिटिगेशन फैक्टर्स हैं जिस तरह आपने जिक्र किया, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है, और ये भी कहना कि ये इलेक्शन से पहले नहीं हो सकता ये अटैक, मेरे ख्याल में ये भी गलतफहमी है, क्योंकि इस टाइम पर जो मार्कर्स नजर आ रहे हैं ग्लोबली उसमें लगता यही है कि किसी टाइम भी हम ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं किसी कि ये टाइम भी अटैक हमला होगा। किया जा सकता है। आदिल साहब, हमास और हिजबुल्लाह की सीनियर क़यादत उनकी शहादतें हुई, इस्माइल हनिया, हसन नसरुल्लाह, या सुनवार, और अब ये भी खबर है कि हाशिम सफ़ीउद्दीन की भी शहादत की खबर सामने आ गई है। आपको लगता है कि इससे फ़लस्तीनियों के हौसले पस्त होंगे? देखिए, हौसले तो पस्त नहीं होंगे। इसराइल जो है वो जिसे कहता है कि टारगेट किलिंग कर रहा है, उसने हमास के जो है टारगेट किया, उसके कई रहनुमा शहीद कर दिए, हिजबुल्लाह को टारगेट किया। तो ये टारगेट किलिंग की हद तक तो इसराइल के हमले सोची समझी यानी कि स्कीम का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ईरान पर हमला है वो इतना आसान नहीं होगा। टारगेट तो बहुत अरसे से है अमेरिका और इसराइल का कि वो ईरान पर हमला करे, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है। अभी पिछले जब माजी में अरब की और इसराइल की जंग हुई थी तो उससे जो नहर स्विच, बहुत सारे ट्रेड रूट्स जो हैं वो इस एरिया से गुजरते हैं, रेड सी से और नहर स्विच से, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो ट्रेड होती है। अगर ये जंग छिड़ गई बाज़ाब्ता तौर पर तो ये ट्रेड रूट बंद हो जाएंगे और इसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर आएगा। तो मेरा नहीं ख्याल है। और फिर इसके अलावा अरब रियासतें जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी इस सारी सूरत हाल पर, क्योंकि सिर्फ ईरान पर हमले से सिर्फ ईरान मुतासर नहीं होगा, अरब स्टेट्स भी मुतासर होंगी। और फिर जो बाकी पावर का जो दूसरा रुख है, चीन और रशिया जो है, उनकी तरफ से किस किस्म का रिएक्शन आ सकता है। तो ये जंग जो इसराइल और ईरान की जंग नहीं है, ये जंग एक वसी तनाजुर में जो है वो देखी जाए तो एक बड़ा जिसे तीसरी आलमी जंग की तरफ मामला जा सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका और इसराइल सिर्फ धमकियां जरूर दे रहा है, लेकिन देखते हैं कि वो कब तक इस सारे अपने मंसूबे पे इम्प्लीमेंट कर पाएगा, जो कि लगता नहीं है वो कर सकेगा। सजाद साहब, आपको लगता है कि अरब स्टेट्स इसका जवाब देंगे, उनकी जानिब से कोई रिएक्शन आएगा? और इसके साथ अगर इसराइल हमला करता है तो फिर ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं? नहीं, ईरान भी जवाबी तौर पर हमला तो कर सकता है। ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा और उसके पास ऐसी चीजें मौजूद हैं या मौजूद कर दी जाएंगी, लेकिन इस खित्ते का अमन की ऐसी हो जाएगी और उसके असरात जो है पूरी दुनिया की मईशत पर भी पड़ेंगे और खित्ते के सलामती और सुकून पर भी जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि फिर दुनिया को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा।
यानी तो अगर स्कूल से अगर बैठे ईरान हुए सब- इसराइल जंग होती है तो इसका असर पूरे खत्ते पे होगा और बैनुल-अक़वामी तौर पर इससे मुतासर भी होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।